प्रिय छात्रों, अब आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने संघीय कार्यपालिका के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। संघीय कार्यपालिका और इसी संघीय कार्यपालिका को इंग्लिश में कहते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। और इस संघीय कार्यपालिका का वर्णन इस संघीय कार्यपालिका का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है आपका संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक। और ये भी इसमें आपका जो भाग 5 है, इसी भाग 5 को कई अध्यायों में भी विभाजित किया गया है। तो इसी भाग 5 का अध्याय 1 किसके संबंध में उल्लेख करता है? तो वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में या संघीय कार्यपालिका का उल्लेख करता है। और ये जो आपका है संविधान का भाग 5, ये संविधान का भाग 5 52 से लेकर के 78 तक वर्णित है। अब इसमें शामिल कौन कौन है? यूनियन एग्जीक्यूटिव या फिर आपका संघ की कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होता है? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव या संघ की कार्यपालिका में आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और इसी मंत्रिपरिषद का प्रधान या मुखिया कौन कहलाता है? प्रधानमंत्री। और आपका महान्यायवादी महान्यायवादी। तो इस तरीके से आपका संघीय कार्यपालिका में जो भी पदाधिकारी शामिल हैं वो आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल हैं। अब इस यूनियन एग्जीक्यूटिव या यूनियन संघ, और इस संघ के 3 स्तंभ होते हैं। इस संघ के 3 स्तंभ, और वो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो संघ के 3 स्तंभ में आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इस तरीके से ये संघ या सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 स्तंभ, और इस 3 स्तंभ में आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य क्या होता है? तो विधायिका का कार्य होता है विधि निर्माण करना। विधि निर्माण करना। कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य है विधियों के अनुसार शासन करना। विधियों के अनुसार शासन करना, के अनुसार शासन। उसके बाद से न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है विधियों के अनुसार विधियों का पालन कराना। अब अगर कोई विधि का पालन नहीं करता है तो यही न्यायपालिका जो है वो विधियों के उल्लंघन में व्यक्तियों को दंड प्रदान करता है। तो इस तरीके से सेंट्रल यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 स्तंभ हो गए। एक आपका विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो इस तरीके से ये संघ के स्तंभ हो गए। अभी हम लोगों ने मूल अधिकार वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मूल अधिकार में ये कहा गया कि चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? चतुर्थ स्तंभ। तो संविधान में आपका चतुर्थ स्तंभ प्रेस अथवा मीडिया को माना गया है। प्रेस या मीडिया को चतुर्थ स्तंभ के रूप में जाना जाता है। और इस चतुर्थ स्तंभ की चर्चा हम लोग आर्टिकल 19 में मूल अधिकार वाले चैप्टर में हमने किया है। और इस चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग एडमंड बर्क के द्वारा किया गया था। और मीडिया या प्रेस को भारत का चतुर्थ स्तंभ के रूप में माना जाता है। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रपति वाले पदाधिकारी में। जो पहला पदाधिकारी है वो राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति को इंग्लिश में प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। प्रेसिडेंट। अब अनुच्छेद 52 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति
होगा, रा से राष्ट्रपति होगा। ठीक, तो इस तरीके से भारत के संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के एक राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है और ये राष्ट्रपति जो होता है ये एक तरीके से भारत सरकार का राष्ट्राध्यक्ष या भारत का राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है ये किस में निहित होगी? तो जो शक्ति है वो निहित होगी राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में क्या होगी? तो निहित होगी, निहित होगी। अब एक तरीके से अनुच्छेद 53 सीधे सीधे कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की या संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन क्या राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है? नहीं। तो राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग, इस शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करेगा? तो मंत्री परिषद के सहायता और सलाह से करेगा, मंत्री परिषद के सहायता और सलाह से, सहायता व सलाह से। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि एक तरफ तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट की या संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दे दी गई, लेकिन राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग स्वतंत्र होकर के नहीं करता, बल्कि ये इस शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? तो मंत्री परिषद के सहायता और सलाह से करेगा। और इस लाइन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस लाइन का वर्णन अनुच्छेद 74 में किया गया है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 74 के तहत मंत्री परिषद के सहायता और सलाह से करेगा। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत के राष्ट्राध्यक्ष की स्थिति एक नाम मात्र शासक की है। नाम मात्र शासक का मतलब कि एक तरफ तो पूरी शक्ति राष्ट्रपति को दे दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति क्या इस शक्ति का प्रयोग स्वतंत्र होकर के कर रहा है? नहीं, वो किसकी सहायता और सलाह से कर रहा है? तो मंत्री परिषद के सहायता और सलाह से कर रहा है। इस कारण से यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के हाथ का कठपुतली माना जाता है। तो आपका आर्टिकल 53, उसके बाद से अनुच्छेद 53(2), अनुच्छेद 53(2) और अनुच्छेद 53(2) में किस बात का जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 53 का खंड 2 जो है वो राष्ट्रपति जो होता है वो रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति। मतलब राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का क्या माना जाता है? सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रपति। अब कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति नियुक्त होगा या राष्ट्रपति बनेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी कुछ ना कुछ योग्यताएं संविधान में निर्धारित की गई होंगी। अब अगर उस योग्यता को फुलफिल करता है तब फिर उस कंडीशन में वह अनुच्छेद 58 के अंतर्गत अगर उन योग्यताओं को फुलफिल करता है तो उसी के अनुसार उसे राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया जाएगा। जब योग्यता उसके पास है तब उसके बाद से अब क्या होगा कि जब योग्यता है तो वो निर्वाचन के लिए खड़ा होगा। तब राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 54 में दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आते किस पे हैं? तो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, और ये योग्यताएं जो हैं ये संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये राष्ट्रपति की योग्यताएं जो हैं आपका अनुच्छेद 58 में दिया गया है। और 58 में ये कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा उसके संबंध में योग्यता निर्धारित है कि वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर आसीन न हो और उसकी न्यूनतम आयु
35 वर्ष से कम न हो। अधिकतम के संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो भारत का नागरिक, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष से कम न हो और लाभ के पद पर आसीन न हो। लाभ के पद का मतलब क्या होता है? तो लाभ के पद का मतलब होता है कि वह किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से वेतन प्राप्त न करता हो। तो अगर ये तीन कंडीशन फॉलो करता है तो वो राष्ट्रपति बनने की अर्हता या योग्यता रखता है। अब उसके बाद से योग्यता हो गया तो अब जाहिर सी बात है कि उस राष्ट्रपति का क्या किया जाएगा? निर्वाचन किया जाएगा। और जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाती है तो इस राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किया गया है आपका अनुच्छेद 54 में, इसका वर्णन है। निर्वाचन अनुच्छेद 54। अब इस अनुच्छेद 54 में जिस निर्वाचन की बात की गई है वो निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो इस निर्वाचक मंडल में 3 लोग शामिल होते हैं। पहला आपका हो जाता है संसद, और संसद के क्या? संसद के दोनों सदन। संसद के कितने सदन? 2 सदन। एल यानी कि लोकसभा और आर यानी कि राज्यसभा। इस दोनों सदनों के क्या? इस दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तो इस तरीके से आपका जो निर्वाचक मंडल का जो पहला भाग हुआ वो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पहले तो मान लीजिए कि आपका लोकसभा में मनोनीत सदस्य भी हुआ करते थे जो एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत किए जाते थे, और ये मनोनयन किसके द्वारा किया जाता था? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। और अभी हाल फिलहाल के संशोधन में एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया या मनोनयन को हटा दिया गया। तो लोकसभा में अब मनोनीत सदस्य नहीं हैं और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 है, और राष्ट्रपति ऐसे 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में भाग लेते हैं। तो ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। अब जैसे कि आपका लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या, तो निर्वाचित वर्तमान सदस्यों की संख्या 543। राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 245, और इस 245 में 2 डाटा निकल करके सामने आया। एक हो गया आपका 233 सदस्य क्या होंगे? तो 233 सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्य क्या होते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और मनोनीत कौन करता है? तो इनको मनोनीत राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ शब्द क्या आया है कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और इस निर्वाचित में कितने शामिल हैं? तो राज्यसभा में 233 और लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो यही 233 और 543 राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग होते हैं। दूसरा है आपका कौन इसमें निर्वाचक मंडल में शामिल हो गया? तो राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब जैसे कि आपका जो राज्य विधानसभा है तो प्रत्येक राज्य में क्या है? एक विधानसभा कार्यरत है, और उस विधानसभा में जो चुन करके जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो एमएलए। एमएलए यानी कि विधायक, और जिसका फुल फॉर्म होता है आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस तरीके से राज्य में जितनी भी विधानसभाएं हैं उस विधानसभा में जो भी निर्वाचित सदस्य चुन करके जाते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग होते हैं। तीसरा आपका होता है केंद्र शासित प्रदेश। के-सा-प्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और इस केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुडुचेरी, दिल्ली, पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इस तरीके से आपका ये 3 लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। पहला आपका हो गया संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा हो गया आपका राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा हो गया केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित
सदस्य। अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है क्या मूल संविधान में शामिल किया गया था? नहीं। ये चीज़ जो लाई गई वो आपका 70वां संशोधन 1992 द्वारा स्थापित किया गया। 1992 द्वारा स्थापित, मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश में जो दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, इसको कब स्थापित किया गया? तो 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थापित किया गया। ठीक, अब आते हैं, जब कोई व्यक्ति निर्वाचित हो गया या राष्ट्रपति अपने पद पर निर्वाचित हो गया, तब जाहिर सी बात है कि उसका कार्यकाल कुछ न कुछ निर्धारित होगा। तो अब आ जाते हैं उसका कार्यकाल। और इस कार्यकाल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 56 में दिया गया है। अनुच्छेद 56। अब जब किसी न किसी व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा के लिए उस पर रजिस्ट्री करा लिया, वो उतने दिन तक के लिए उसे हटाया नहीं जा सकता। तो अब एक हिसाब से अगर चलते हैं तो अगर इस कार्यकाल को देखते हैं तो इस कार्यकाल को लेते हुए आप चाहें तो कार्यकाल निर्धारित करते हुए उसके पहले की स्थिति क्या हो सकती है, क्या उसे पद से हटाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसी में स्टेप बाय स्टेप इंक्लूड हो जाएंगी। जैसे कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। अब इसका कार्यकाल जब 5 वर्ष का हो गया तो क्या 5 वर्ष के पूर्व राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो अपना त्यागपत्र दे सकता है, अपना त्यागपत्र। और वो त्यागपत्र किसको देगा? तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में, और उस आर्टिकल 56 में ये कहा गया है कि पद धारण करने की तिथि से, मतलब जिस दिन वो अपना पद धारण किया उस तिथि से वह कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा? 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। अगला एरो मार्क आ गया कि इस 5 वर्ष के पूर्व वो क्या कर सकता है? त्यागपत्र दे सकता है। और वो त्यागपत्र किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। अब इसी 5 वर्ष के पूर्व में ही अगला स्टेप निकाल सकते हैं कि हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो 5 वर्ष के पूर्व उसको पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। और उस हटाए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया। और ये जो महाभियोग प्रक्रिया है ये संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 61 में। तो इस तरीके से 5 वर्ष के पूर्व उसको अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब जब महाभियोग पर पहुंच गया तो इस महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? तो इस महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो किसी सदन में प्रस्तुत, सबसे पहले स्टेप क्या हो गया? किसी सदन में प्रस्तुत, मतलब राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अब संसद के कितने अंग? 2 अंग, लोकसभा और राज्यसभा। और इसी लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी सदन में उसको हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। अब जब प्रस्तुत हो गया तब अगला स्टेप क्या बनता है कि 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। 1/4 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए? हस्ताक्षरित। जब 1/4 सदस्यों ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया तब फिर अगला स्टेप क्या बन जाता है? तो अगला स्टेप बन जाता है कि 14 दिन पूर्व नोटिस। 14 दिन पूर्व नोटिस। नोटिस किसको दी जाएगी? सूचना किसको दी जाएगी? तो राष्ट्रपति को दी जाएगी। अब जब 14 दिन का समय बीत गया तब उसके बाद जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है, मान लीजिए कि लोकसभा में उसको हटाने का प्रस्ताव लाया गया, तो सबसे पहले लोकसभा में क्या कराया जाएगा? वोटिंग या मतदान कराया जाएगा।
जब लोकसभा ने इसको 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, तब उसके बाद से फिर ये दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन राज्यसभा, और राज्यसभा भी जब 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तब ये माना जाएगा कि महाभियोग का प्रस्ताव पूर्ण हुआ। तो इस तरीके से अगला स्टेप हम क्या बना सकते हैं कि 14 दिन जब बीत गया तो दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित। अब अगर एक सदन लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया और दूसरा सदन 2/3 बहुमत से पारित नहीं किया, तो उस कंडीशन में महाभियोग का प्रस्ताव पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से हमने कार्यकाल को उठाया और उस कार्यकाल को पकड़ते हुए, कंसेप्ट क्लियर करते हुए उसको पद से हटा के बाहर भी कर दिया। तो सबसे पहले कार्यकाल अनुच्छेद 56 में, और उसका कार्यकाल, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक बना रहता है, और इस 5 वर्ष के पूर्व वो चाहे तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, और इस 5 वर्ष के अवधि के पूर्व उसे पद से हटाया जा सकता है। और उस हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो महाभियोग प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। और ये महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है, और इस 61 के अंतर्गत जो प्रक्रिया दी गई है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, और जिस सदन में प्रस्तुत किया गया उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाना चाहिए, और दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। अगर एक सदन पारित करता है, दूसरा सदन पारित नहीं करता, तो उस कंडीशन में महाभियोग का प्रस्ताव पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब एक क्वेश्चन, आप लोग ना हो तो कमेंट में इसको बताइएगा कि अब तक भारत के किस राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। इसको कमेंट के रूप में अगर आप लोग देना चाहें तो हमको कमेंट में लिखिएगा। हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है। ठीक, अब जब राष्ट्रपति का निर्वाचन और कार्यकाल महाभियोग हो गया, तो अब जाहिर सी बात है कि उसका निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। तो राष्ट्रपति का ये जो निर्वाचक मंडल है, इसी निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया भी दी गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया क्या है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, और ये जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है तो वो आपका निर्वाचन प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में दी गई है। ठीक, तो यहाँ पर आपका निर्वाचन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में हो गई, अनुच्छेद 55 में। और इसी अनुच्छेद 55 में 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अब इस 3 शब्दों का क्लेरिफिकेशन ले लीजिए, एक्सप्लेन कर देते हैं कि इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहला शब्द आपका कौन सा आया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, दूसरा इसमें स्टेप क्या आ गया, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अब इसमें अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि ऐसा मतदान जिसमें जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती, या फिर दूसरी परिभाषा ये कह सकते हैं कि ऐसा मतदान जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, उसे अप्रत्यक्ष मतदान के रूप में जाना जाता है। अब आ जाइए, अप्रत्यक्ष मतदान का मतलब समझ गए। दूसरा आपका है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व में ये जो सांसद होते हैं, क्योंकि आपका निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं, और उस दोनों सदनों के सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद। तो ये जो सांसद होते हैं, इन सांसदों का मत मूल्य, मत मूल्य जिसको इंग्लिश में कहेंगे वीवी यानी कि वोट वैल्यू, इन सांसदों का मत मूल्य एक समान होता है,
एक समान, मतलब कि किसी भी स्टेट का अगर सांसद है तो उसका मत मूल्य एक समान निर्धारित है। जैसे कि अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में एक सांसद का वोट वैल्यू कितना है, तो ये जो एक सांसद का वोट वैल्यू है वो वर्तमान में 708 है। मतलब अगर 100 सांसद अगर किसी राष्ट्रपति को अपना मत देते हैं तो उस राष्ट्रपति को कुल कितना मत प्राप्त हुआ? 70,800 मत प्राप्त हुआ। जबकि आपका ये जो विधायक हैं, विधायक यानी कि विधायक किसमें पहुंचते हैं? तो ये विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उसे विधायक के नाम से जाना जाता है। इन विधायकों का मत मूल्य एक समान नहीं होता। वोट वैल्यू एक समान नहीं। अब जब इनका वोट वैल्यू एक समान नहीं होता तो इनका वोट वैल्यू किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो अब अगला स्टेप अगर बनाना चाहें तो निर्धारण। तो इनका निर्धारण जो होता है वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। अब यहाँ पर कुछ ही शब्दों को हम लोग क्या कर लिए? निकाल लिए या छान करके बाहर कर दिए। शब्द यहाँ क्या आया है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में अनुपात का आधार क्या बनाया गया है? जनसंख्या। मतलब सभी सांसदों का मत मूल्य तो एक समान होता है और उसमें जनसंख्या के अनुपात का कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे वो छोटे स्टेट का सांसद हो चाहे बड़े स्टेट का सांसद हो, और सभी सांसदों का वोट वैल्यू क्या होगा? एक समान। जबकि विधानसभा सदस्यों का वोट वैल्यू जो होता है वो एक समान नहीं होता। उनके वोट वैल्यू का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व या जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। अब ये जो अब अगर वर्तमान समय में पूछा जाए तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका हो गया उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश। जब उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या के अनुपात का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के विधायक का भी मत मूल्य क्या होगा? अधिक होगा। तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक का जो मत मूल्य निर्धारित किया गया है, एक विधायक का मत मूल्य, ये एक विधायक का मत मूल्य वर्तमान समय में 208 है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश का 100 विधायक अगर राष्ट्रपति को अपना मत देते हैं तो उस राष्ट्रपति को 20,800 मत प्राप्त होगा। अब न्यूनतम जनसंख्या का अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या का अनुपात वाला राज्य 2011 जनगणना के अनुसार वो है आपका सिक्किम। और सिक्किम जब न्यूनतम जनसंख्या का अनुपात रखता है तो यहाँ के विधायक का भी मत मूल्य क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो सिक्किम के एक विधायक का जो वोट वैल्यू निर्धारित किया गया है, एक विधायक का वोट वैल्यू, तो वो एक विधायक का वोट वैल्यू जो है वो 7 है। अब जाहिर सी बात है कि सिक्किम कम जनसंख्या का अनुपात रखता है तो यहाँ के विधायकों की संख्या भी कम होगी। तो मान लीजिए कि 5 या 10 विधायक हैं तो 10 मिल करके अगर किसी राष्ट्रपति को अपना मत देते हैं तो उस राष्ट्रपति को मात्र 70 या 35 वोट प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्लियर हो गया होगा। लेकिन आधार अब इसमें यह है कि आपका ये जो वोट वैल्यू का निर्धारण किया गया है, इस वोट वैल्यू का निर्धारण किस जनसंख्या के आधार पर किया गया है? तो जैसे कि जनगणना, ये जनगणना हमारी सबसे पहले कब हुई थी? तो जनगणना हमारी हुई थी सबसे पहले 1872 ईस्वी में। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि 1872 ईस्वी में किसके शासनकाल में जनगणना कराई गई? तो ये कराई गई थी आपका लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और ये जो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो जो भारत का वायसराय था और इसके शासनकाल में पहली जनगणना प्रायोगिक तौर पर कराई गई थी, प्रायोगिक तौर पर। अब जब प्रायोगिक तौर पर जनगणना सफल रही तब जाकर के आपका 1881 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड
1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना कराई गई। रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना कराई गई। अब जब नियमित जनगणना हुई तब उसी समय ये डिसाइड किया गया कि आने वाले हर 10 वर्षों पर भारत में जनगणना होती रहेगी। अब अगर 2011 की जनगणना के बारे में पूछा जाए कि 2011 की जनगणना भारत के किस क्रम की जनगणना थी, तो 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना। अब 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत के किस क्रम की जनगणना थी, तो स्वतंत्र भारत के क्रम की जनगणना अगर पूछा जाए तो ये आपकी 7वीं जनगणना थी, क्योंकि भारत आपका 1947 में आज़ाद हुआ और 47 के बाद से 1951 में क्या हुआ, पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की हुई। 51 के बाद से 51, 61, 71, उसके 81, 91, 2001 और 2011, यानी कि भारत की स्वतंत्र भारत की किस क्रम की जनगणना थी, तो 7वीं जनगणना। अब इसमें जो मत मूल्य का आधार माना गया, जो आज के समय में मत मूल्य का आधार, ये मत मूल्य का आधार या गणना किस ईयर की जनसंख्या के आधार पर किया गया है, तो मत मूल्य के आधार या मत मूल्य का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। मतलब ये जो 208 है या 27 है या फिर 708 है, इस वोट वैल्यू का निर्धारण जो 1971 में जो जनसंख्या का अनुपात था, उसी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर इस वोट वैल्यू का निर्धारण किया गया है। उसके बाद ये भी आगे कह दिया गया कि 84वां संविधान संशोधन, 84वां संशोधन 2000 के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि आने वाले 2026 ईस्वी तक, आने वाले 2026 ईस्वी तक 1971 की जनगणना को आधार मान करके वोट वैल्यू का निर्धारण होता रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष का मतलब ऐसा मतदान जिसमें जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती, बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, उसे अप्रत्यक्ष मतदान के रूप में जाना जाता है। उसके बाद से दूसरा पॉइंट आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये हो गया कि सभी सांसदों का मत मूल्य एक समान होता है, चाहे वो छोटे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है चाहे बड़े राज्य का, लेकिन विधायकों का मत मूल्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्धारित किया गया है। मतलब जिस स्टेट की पॉपुलेशन या जनसंख्या जितनी अधिक होगी, उस स्टेट के विधायक का मत मूल्य उतना ही अधिक माना जाएगा। उसी तरीके से भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका हो गया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक का जो मत मूल्य निर्धारित किया गया है वो 208 है। उसके बाद से न्यूनतम जनसंख्या का अनुपात वाला राज्य जो है वो सिक्किम है, और सिक्किम के एक विधायक का जो मत मूल्य है वो 7 निर्धारित किया गया है। अब इसमें मत मूल्य की गणना किस ईयर की जनसंख्या के आधार पर किया गया है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर इनके मत मूल्य का निर्धारण किया गया है। और ये भी कहा गया 84वां संविधान संशोधन 2000 के तहत कि आने वाले 2026 ईस्वी तक जो भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें 1971 की जनसंख्या को ही बेस माना जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका निर्वाचन प्रक्रिया का 2 पॉइंट आपका हमने क्लियर कर दिया। अब आते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और इस एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब क्या होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा है तो उस उम्मीदवार को अगर मान लीजिए कि 4 उम्मीदवार खड़े हैं तो उस चारों उम्मीदवार को ये सांसद और विधायक अपना वरीयता के अनुसार अपना मत प्रदान करते हैं, जैसे प्रथम चॉइस, द्वितीय चॉइस और तृतीय चॉइस। और उसके बाद से इसी चारों को वरीयता के अनुसार मत देने के पश्चात अगर वो 50% + 1 अगर वो कोई कैंडिडेट प्राप्त करता है तो उस कंडीशन में उसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। उसी को एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब आप लोगों के मन में ये उठता होगा कि ये वोट वैल्यू का निर्धारण का फार्मूला क्या है। तो सांसदों का जो वोट वैल्यू का निर्धारण का फार्मूला है
वो जान लीजिए कि सांसद के वोट वैल्यू का निर्धारण किस आधार पर किया गया है। तो इसका एक फार्मूला इजाद किया गया है और वो फार्मूला है कि राज्य विधानसभाओं के विधायकों का मत मूल्य, उसके बाद से निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या, सांसद की कुल संख्या, सांसदों के वोट वैल्यू का निर्धारण, आपका राज्य विधानसभाओं के विधायकों का मत मूल्य, मतलब जितनी भी विधानसभाएं हैं, जैसे कि वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों में विधानसभा कार्यरत है और इस 28 राज्यों के विधायकों का टोटल मत मूल्य बटे क्या हो जाएगा, निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या। अब जैसे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, तो बटे में आपका 543 और हर स्टेट के विधायक का मत मूल्य को जोड़ते हुए उतने से उतना भाग देना है। तो ये निकल आता है आपका सांसदों की कुल संख्या, तो 543 प्लस 243 भी तो आपको जोड़ना होगा। 243 नहीं 233, क्योंकि राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 233, और लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है आपका 543। तो इस तरीके से 543 लोकसभा से और 233 आपके क्या हो गए राज्यसभा से, यानी कि ये टोटल सांसदों की संख्या 576 और जो 28 विधानसभाओं के विधायकों का मत मूल्य है उसका कुल जोड़ में हम 576 का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो इस तरीके से ये आता है 708.09। तो एक सांसद का वोट वैल्यू कितना निर्धारित हो गया, 708। इसी तरीके से विधायकों का मत मूल्य किस आधार पर निकाला गया है, तो विधायकों का जो वोट वैल्यू निकाला गया है उसका फार्मूला है कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, गुणे 1/1000। तो इस तरीके से अगर इस फार्मूले के हिसाब से चलेंगे तो आपका क्या हो गया, विधायकों का मत मूल्य निर्धारित हो गया। तो इस तरीके से आपका राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में जो अप्रत्यक्ष शब्द आया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व आया और एकल संक्रमणीय आया, उसके बारे में हमने व्याख्या कर दिया। उसके साथ साथ ये भी हमने बता दिया कि सांसदों के वोट वैल्यू निकालने का क्या तरीका है और विधायकों का वोट वैल्यू निकालने का क्या फार्मूला या तरीका है। अब जब राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो जाहिर सी बात है कि निर्वाचित होने के बाद से कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी क्या करेगा, शपथ ग्रहण करेगा। यानी कि अब निर्वाचन के बाद अब उसकी किसकी तैयारी होने लगेगी, तो वो किया जाएगा आपका शपथ। तो अब अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। और ये जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ है इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 60 में किया गया है। अब शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी, तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अब अगर मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट है या मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो फिर उसके बाद उसको राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, तो इसकी अनुपस्थिति में, अब अगला स्टेप क्या हो गया, इसकी अनुपस्थिति में ये किसके समक्ष शपथ लेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष, वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। तो इस तरीके से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। अगर वो
अनुपस्थित है या वो कार्यरत नहीं है तो उस कंडीशन में वो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। एक क्वेश्चन आप लोग ये बताइए कि क्या राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख संविधान के अनुसूची 3 में दिया गया है? तो जैसे कि जब हम लोग अनुसूची का चैप्टर पढ़ेंगे तो उस अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है, लेकिन 3 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं दिया गया, और वो हैं आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इन तीनों पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख अनुसूची में न होकर के इन्हीं के अनुच्छेद में वर्णित है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप किस अनुच्छेद में चला गया? आपका अनुच्छेद 60 में। अब जब शपथ ले लिया तब उसके बाद से क्या होगा? कार्यकाल। तो कार्यकाल के बारे में हमने बता दिया कि वो पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक, इसके पूर्व अगर वो पद रिक्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उस कंडीशन में कितने माह के भीतर भरा जाना चाहिए? तो 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का पद भरा जाना चाहिए। और तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग एरो मार्क के हिसाब से देख लीजिए कि जब शपथ हो गया तब फिर वो क्या हुआ? कार्यकाल। और कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 56 में है। और ये कार्यकाल क्या हो गया? पद धारण करने की तिथि से, पद धारण करने की तिथि से। और ये पद धारण करने की तिथि से कितने वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहेगा? तो 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक। और इस 5 वर्ष के पूर्व वो, अगर 5 वर्ष के पूर्व उसका क्या होता है? मृत्यु हो जाती है या फिर पद रिक्त हो जाता है तो उस कंडीशन में तत्काल रूप से उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाएगा। और जब नियुक्त कर दिया जाएगा उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो किसी भी दशा में 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना चाहिए। 6 माह के भीतर निर्वाचन। उसके बाद से इस अवधि के पूर्व वो चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो वो चाहे तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। और इस अवधि के पूर्व उसे क्या किया जा सकता है? तो हटाया जा सकता है। और हटाए जाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 61 में दी गई है। अब अगर वो त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को तो उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना इस त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति तत्काल किसे देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और इसकी अवधि के पूर्व, 5 वर्ष की अवधि के पूर्व अनुच्छेद 61 के अंतर्गत उसको पद से हटाया जा सकता है। और इसी हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब जब राष्ट्रपति नियुक्त हो गया, शपथ भी ले लिया, कार्यकाल भी निर्धारित हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उसका वेतन भी कुछ ना कुछ होगा। तो अब अगला हेडिंग क्या आ जाता है? राष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति का वेतन। और ये जो राष्ट्रपति का वेतन है ये संविधान के अनुच्छेद 59(3) में दिया गया है, अनुच्छेद 59(3). और ये जो राष्ट्रपति का वेतन है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का वेतन जो है वो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, संसद के द्वारा। अब जैसे कि संविधान में किसी भी पदाधिकारी के वेतन का उल्लेख किसी अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। सीधे सीधे ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का वेतन या फिर उपराष्ट्रपति का वेतन या फिर महान्यायवादी का वेतन या राज्यपाल का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो निर्धारित किसके द्वारा किया जा रहा है? संसद के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा इसके संबंध में अनुच्छेद में निर्धारण नहीं किया गया है। तो वेतन संबंधी प्रावधान अगर देखना होगा तो हमको किसका सहारा लेना होगा? तो अनुसूची का। और उसी संविधान के अनुसूची 2 में पदाधिकारियों के वेतन का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। अब वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपए प्रति माह, 5 लाख रुपए प्रति
माह है। और जब ये 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त करेगा तो सेवानिवृत्ति के पश्चात, सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर होने के पश्चात राष्ट्रपति अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करेगा। और इसका जो वेतन होता है वो राष्ट्रपति का वेतन इनकम टैक्स फ्री होता है, आयकर मुक्त होता है। अब इस तरीके से आपका वेतन भी हो गया। अब अगर निर्वाचन संबंधी विवाद, अगर किसी भी प्रकार के राष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद उत्पन्न होता है तो निर्वाचन संबंधी विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 71 के अंतर्गत किया गया है। और इस निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अब उसमें एक पॉइंट ये जोड़ा गया 11वां संविधान संशोधन के तहत, 11वां संविधान संशोधन। और ये जो 11वां संविधान संशोधन किया गया, इसके तहत ये 11वां संविधान संशोधन 1961 में किया गया था। और इसी 1961 संशोधन के तहत ये एक अनुच्छेद जोड़ा गया और वो अनुच्छेद था संविधान का अनुच्छेद 71(4). और इसी 71(4) में ये कहा गया कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई सीट खाली है तो इस आधार पर चुनौती या चैलेंज नहीं किया जा सकता कि निर्वाचक मंडल का कुछ स्थान खाली था। तो इस तरीके से मतलब कि अगर मान लीजिए 543 सांसद हैं या किसी विधानसभा में कुछ सीटें खाली हैं जो कि चुनाव संपन्न नहीं हो पाया, तो अगर विधायक या सांसद की कुछ सीटें खाली हैं तो इसको लेकर के कोई भी व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता कि निर्वाचक मंडल की जो सीमा है या उनकी जो सीटें हैं वो उस जगह पे खाली थी, इस कारण से राष्ट्रपति के चुनाव को क्या कर दिया जाए? अवैध घोषित कर दिया जाए। तो ये इस तरीके का पंजाब में हुआ था कि पंजाब विधानसभा की कुछ सीटें खाली थी और जब खाली थी तो इसी के संबंध में डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन का केस उत्पन्न हुआ। और इसमें डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे यही कह दिया कि किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर अवैध या इल्लीगल घोषित नहीं किया जा सकता कि वहाँ की कुछ सीटें क्या हैं? खाली हैं। तो इस तरीके से आपका अगर निर्वाचक मंडल की सीटें खाली हैं तो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से ये राष्ट्रपति का बेसिक चीज़ें आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो गई, जिसमें राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत होता है, कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है, उसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल के पहले उसको पद से हटाया जाना या अपने त्यागपत्र की सूचना किसको देगा या किसे देगा, और उसके बाद से वेतन कितना होता है, शपथ कैसे होता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीज़ें आपका बेसिक नॉलेज राष्ट्रपति के बारे में क्लियर हो गई। अब राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों के बारे में हम लोग अलग अलग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति कौन कौन सी है, विधायिका शक्ति कौन कौन सी है, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, डिप्लोमेटिक या राजनयिक शक्तियां। तो ये हम लोग अलग से हेडिंग बनाएंगे जो राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं। इसको मैं अगले क्लास में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा।